नमस्कार दोस्तों। इस का एडुकेयर में कि आप लोग को इंडियन पॉलिटी का पूरा सीरीज कवर करेंगे। तो आज हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन पहले आ चुका है जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पार्ट टू में हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट टू में हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट के वर्किंग, प्रेसिडेंट क्या है, इंडिया में प्रेसिडेंट का महत्व क्या है, और भी बहुत सारे रिलेशनशिप प्रेसिडेंट के कैबिनेट के मिनिस्टर से प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। और आगे तो पहले प्रेसिडेंट के वर्किंग क्राइटेरिया में घुसने से पहले पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो हमारा मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट हैं। तो उसके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है जिसमें आर्टिकल 52 टू 78 आता है, उसके अंतर्गत यूनियन एग्जीक्यूटिव आती है। मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तो जो तो उसके वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर पांच चीजें, पांच लोग आते हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। तो मतलब आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट कवर करेंगे, फिर आगे के लेक्चर में प्राइम मिनिस्टर कवर करेंगे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर करके कवर करेंगे। तो आज का पूरा लेक्चर का फोकस रहेगा प्रेसिडेंट। ठीक है। तो इलेक्शन, पहला चीज क्या होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का? देखिए, जनरली जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन है या जो हमारे एमएलए का इलेक्शन होता है हमारे शहर में, उससे प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत अलग होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब एक कॉमन आदमी जाके वोट दे दे जैसे हमारे एमएलए एमपी में होता है, वैसा प्रेसिडेंट में नहीं होता। प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कैसे डिफरेंट होता है तो हम लोग देखते हैं। ठीक है। द प्रेसिडेंट इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाई मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन पीपल के द्वारा डायरेक्टली नहीं होता है। जो पीपल के द्वारा पहले ही चुन लिए लोग हैं, जैसे एमपी हो गया, एमएलए हो गया, उनके द्वारा होता है। यानी कि डायरेक्टली हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे चुने हुए लोग जो कि एमपी और एमएलए हैं, एमएलए मतलब स्टेट वाले लोग। जैसे मैं अगर राजस्थानी स्टेट से हूँ, तो राजस्थानी स्टेट के जो जितने भी एमएलए हैं, जैसे इस बार कांग्रेस की सरकार आई है राजस्थान में, तो जो जो एमएलए लोग, विधायक लोग जीते हैं वहां से, वो अगले बार जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो वोट देंगे। वैसे एमपी लोग यानी कि कॉमन पब्लिक नहीं, एमपी एमएलए वोट देंगे। ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस मिलके वोट देता है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट का विधानसभा होता है, और फिर स्टेट का एक और जो हाउस होती है, अपर हाउस, लोअर हाउस, जो स्टेट का होता है, वो भी वोट देंगे। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी कि जो हमारे यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, और भी जगह है, मतलब दिल्ली पुडुचेरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरी का, वो भी वोट देंगे। यानी कि पार्लियामेंट के फोकस कीजिएगा इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस पे। बोल देगा कि इनमें से कौन लोग प्रेसिडेंट को वोट नहीं देता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि तो ऑप्शन में ऐसा चीज दे दे जो कि इन तीनों तीनों के बाहर हो। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। किस पे बहुत द हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों, अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों, इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का भी, और फिर यूनियन टेरिटरी का, दिल्ली पुडुचेरी का। देखिए, एक मैंने आप लोगों को पिछले बार बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोकसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। सॉरी, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, कि कुछ कुछ नॉमिनेटेड मेंबर हैं इन दोनों में। तो लोकसभा में आपको 2 मिल जाएंगे, राज्यसभा में आपको 12 मिल जाएंगे, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो वो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, वो वोट नहीं दे सकते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं देंगे। ठीक है, उनको इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते हैं। मतलब बाकी यही जो तीन ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, यही तीन लोग में से वोट देंगे, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं देते हैं। अगर प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, जैसे अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है, अगर मेरे को कल हो के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना पड़े, तो ये क्वालिफिकेशन जो मैंने 4 क्वालिफिकेशन लिख रखा है, ये होना चाहिए। पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए उनकी, वो क्वालिफाई हो इलेक्शन के लिए एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि वो क्वालिफाई हो इलेक्शन के लिए। यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर हो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एनी, यानी या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई मिनिस्टर हो, या कोई लोकल अथॉरिटी, या कोई मेयर हो, मतलब अपने शहर का कोई मेयर हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। अ सिटिंग प्रेसिडेंट, अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। यानी कि कोई भी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस उनको होल्ड नहीं करना होगा, तभी वो, मतलब मिनिस्ट्री का या पोस्ट का, स्टेट या यूनियन, मतलब तभी वो
क्वालिफाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये 4 चीज पे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए उनकी, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस यानी कि प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है इंडिया में। देखिए इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट का पहला टर्म बेसिकली इट इज ऑफ 5 years बट कैन बी रिमूव्ड इन बिटवीन थ्रू इम्पीचमेंट। 5 साल का होता है, लेकिन बीच में हम लोग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला के प्रेसिडेंट को हटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली 5 साल मतलब एक बार बन गया तो 5 साल तक रहेगा। ठीक है, और एक ही बंदा मतलब एक ही आदमी कितने बार भी प्रेसिडेंट रह सकता है, कोई नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 ही बार बन सकता है प्रेसिडेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 4 साल का टेन्योर होता है, यानी कि बेसिकली आप 48 साल मतलब 8 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते हैं। लेकिन इंडिया में 5 5 साल का होता है, लेकिन कितने बार भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं इंडिया में। तो अब मैंने बताया था ना कि प्रेसिडेंट को बीच में मध्यस्थता में 5 साल के मध्यस्थता में हम लोग हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को। उसको हम लोग इम्पीचमेंट बोलते हैं, मतलब कि इम्पीचमेंट बोलते हैं कि मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला देंगे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट और उनको हटा देंगे। अभी तक तो मतलब इंडिया में अभी तक तो कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के चलते हटा नहीं है। द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाई आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मानते हैं हम लोग को इम्पीचमेंट शुरू करना है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना है प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो पहले क्या करेंगे इम्पीचमेंट चार्ज या तो लोकसभा या तो राज्यसभा से शुरू होगा। ठीक है, दिस चार्जेस शुड बी साइंड बाई 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। अब जैसे मेंबर जैसे राज्यसभा में 200 कुछ मेंबर हैं, लोकसभा में 500 कुछ मेंबर हैं, तो उनका जो 1/4 मेंबर है वो साइन करेंगे उस पे। अगर कहीं से अगर राज्यसभा से निकल के जा रहा है ये इम्पीचमेंट या लोकसभा से जा रहा है, वहां का 1/4 मेंबर उस पर साइन करेगा। ठीक है, अब ये साइन हो गया तो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास हो गया, तो वो साइन हो गया। आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाई मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, अब वो जो साइन हो गया उसके बाद रिजोल्यूशन पास होकर, जब रिजोल्यूशन पास होने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है उस हाउस की। यानी कि राज्यसभा की 2 तिहाई कितनी होगी, 243/3, लोकसभा की 545/3, ऐसे ही कुछ टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्ज। ठीक है, impeachment resolution by a majority of 2/3 of the total membership, then the president is state removed from his office from the date on which the resolution is passed। तो देखिए अब रिजोल्यूशन तो इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन एक हाउस से पास हो गया, एक हाउस के 2 तिहाई वोट से, लेकिन जब हटाने के लिए पूरा का पूरा इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास कराने के लिए मेजोरिटी चाहिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद से प्रेसिडेंट हटेंगे अपने ऑफिस से। ठीक है, तो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। किसी एक हाउस से शुरू होगा, फिर 14 दिन के अंदर 1/4 मेंबर उस पर साइन करेंगे, फिर उसका रिजोल्यूशन पास होगा 2 तिहाई से, फिर उसके 2 तिहाई से वोट से प्रेसिडेंट हट जाएंगे। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। देखिए बहुत अच्छा है, एमसीक्यू बनता है इस पे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर थे, राज्यसभा में जो 12 हैं, लोकसभा में जो 2 हैं, कि मतलब ये इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, लेकिन इम्पीचमेंट में पार्ट ले सकते हैं। The elected member of the Legislative Assembly of State and the Union Territory of Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment of the president, though they participate in his election। जो एमएलए लोग हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी के, वो वोट देते थे प्रेसिडेंट बनाने के लिए, लेकिन इम्पीचमेंट करने के लिए नहीं दे सकते हैं। नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड येट। इस पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया का कोई भी प्रेसिडेंट आज तक इम्पीचमेंट नहीं हुआ है उसका। तो ये 2 बहुत मेन पॉइंट है, दोनों पे एक एमसीक्यू बनेगा भाई, दोनों पे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पे। अब आते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ प्रेसिडेंट के पावर्स हैं, फिर उनके काम क्या हैं, यही आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए बेसिकली प्रेसिडेंट के 7 चीज होते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा लेजिस्लेटिव पावर, तीसरा फाइनेंशियल, चौथा जुडिशियल, पांचवा डिप्लोमेटिक, छठा मिलिट्री, सातवां इमरजेंसी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी। तो मैं एक एक करके सभी को डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट का, मतलब कि जो भी काम हो रहा है उसके रिलेशन में प्रेसिडेंट का क्या काम है। अपॉइंटमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट करना, आर्मी लोगों में चीफ बनाना, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करना, एम्बेसडर लोगों का अपॉइंटमेंट करना, ये बहुत ऐसा चीज होता है जो कि प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब कोई भी एक्शन इन्हीं के नाम पे होता है। अगर किसी भी चीज का कोई भी एक्शन हो तो यही करेंगे। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन, अगर किसी भी एरिया को या किसी भी जंगल एरिया को बोलना है कि ट्राइबल एरिया से अफेक्टेड है यहाँ पे, या शेड्यूल एरिया है। ट्राइबल एरिया क्या होता है, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं।
ठीक है ना। तो मतलब उस एरिया को डिक्लेयर करना है कि अगर कोई भी एरिया ट्राइबल एरिया डिक्लेयर हो जा रहा है, यानी कि कुछ उसको मतलब एक्स्ट्रा मतलब उस पर लोग ध्यान देंगे, सरकार उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देगी उस एरिया को, तो इसको डिक्लेरेशन का हक किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। या रूल्स बनाना या बेसिक बेसिक जो रूल्स हैं, जो रूल्स पास वगैरह करना, तो वो भी उनमें भी प्रेसिडेंट का हाथ होता है। तो अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव एक्शन, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन, रूल्स। ये आता है लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या है, यानी कि विथ रिलेशन टू हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस के रिस्पेक्ट में लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट का? पहला संबंध पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को बुला, जब भी चाहे तो दोनों हाउस को एक साथ मीटिंग बैठाना, वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट। नॉमिनेशन करते हैं 12 राज्यसभा में या 2 लोकसभा मेंबर में, ठीक है, नॉमिनेशन बताया था मैंने। व्यू ऑन द बिल्स एक्सेप्ट, मतलब अपना व्यू दे सकते हैं या बिल को रोक सकते हैं, या देखिए बिल को, बाकी सब बिल को रोक सकते हैं, मनी बिल को नहीं रोक सकते, ठीक है। व्यू दे सकते हैं लेकिन मनी बिल को रोक नहीं सकते हैं। मनी बिल पास हो जाएगा, मनी बिल प्रेसिडेंट के अंदर नहीं आता है। व्यू दे सकते हैं, अगर कोई भी बिल जैसे लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास आता है, तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि कुछ इसमें चेंजेस कर दीजिए, तो फिर वो उनके पास जाएगा, फिर वो इलेक्टेड मेंबर के पास जाएगा, फिर पास होगा, फिर फाइनल होके आएगा। लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं हो सकता है। मनी बिल में प्रेसिडेंट की वो जरूरत नहीं है। रेगुलेशन इन यूनियन टेरिटरीज, अगर यूनियन टेरिटरीज में जो कि गवर्नर से इलेक्टेड होते हैं या चीफ मिनिस्टर से इलेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे जो रेगुलेशन बनता है ना यूनियन टेरिटरीज में, वो प्रेसिडेंट के अंदर में आता है। रेगुलेशन इन यूनियन टेरिटरीज, वी वन द बिल नॉमिनेशन समवन इन द पार्लियामेंट, ठीक है। फाइनेंशियल पावर, मनी बिल इंट्रोडक्शन ऑन हिज रिकमेंडेशंस, लेड बिफोर द यूनियन बजट, कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, कंटीजेंसी फंड। ये 4 चीज होती हैं जो कि प्रेसिडेंट के लिए वर्क प्रेसिडेंट करते हैं इस पे। एक तो मनी बिल का इंट्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि बात बोलेंगे मनी बिल लाना नहीं लाना। लेड बिफोर द यूनियन बजट, जो कि यूनियन बजट, जो कि इस बार अभी 1 फरवरी को यूनियन बजट होने जा रहा है, उसके पहले वो उनको उनके भी मालूम चलना चाहिए कि यूनियन बजट में क्या है क्या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। फिर कंटीजेंसी फंड, यानी कि अगर किसी भी कोई भी कहीं स्टेट में कुछ हो गया या कहीं कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो वहाँ से जब सेंटर से फंड जाता है उस स्टेट के लिए, तो वहाँ की प्रेसिडेंट की हस्ताक्षर जरूरी है। ये होता है कंटीजेंसी फंड, मतलब डिजास्टर रिलेटेड फंड बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, यूनियन बजट, मनी बिल रिकमेंडेशन, ठीक। फिर आते हैं जुडिशियल पावर। तो मैंने बताया ना था आपको, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। फिर अगर किसी भी लोकसभा राज्यसभा में या किसी भी कोई भी डिस्प्यूट हो जा रहा है सेंटर स्टेट में, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस लेते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्डोनिंग पावर, यानी कि किसी भी को अगर क्षमा प्राप्ति दे सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सजा को। जैसे सपोज अफजल गुरु का जो कि फांसी का माफीनामा प्रेसिडेंट के पास गया था, इंडियन प्रेसिडेंट के पास, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये होता है पार्डोनिंग पावर, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी की मौत की सजा को जिंदगी भर की सजा बना सकते हैं या किसी की जिंदगी भर सजा को कम कर सकते हैं। पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा पावर है, ये ध्यान दीजिएगा, इस पे पार्डनिंग पावर बोलते हैं उसको, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट की? इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि अगर देश के बीच में, 2 देश के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन हो रहा है या ट्रीटी साइन हो रहा है ना, तो प्रेसिडेंट का होना हुआ अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब प्रेसिडेंट भी चाहे, देखिए कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट तो रिक्वायर्ड है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट की भी मंजूरी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट की भी इंक्रीमेंट होनी चाहिए। सेंड्स एंड रिसीव डिप्लोमेट्स एंड एम्बेसडर, जो कि फॉरेन सर्विस के जो लोग होते हैं, एम्बेसडर और डिप्लोमेट जो कि दूसरे देश से आते हैं या हमारे देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पे, डिप्लोमेट, एम्बेसडर, एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज। फिर आता है मिलिट्री पावर। देखिए सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, एक लाइन का क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, लिखिएगा प्रेसिडेंट। कोई वो आर्मी चीफ नहीं, कोई नेवी चीफ नहीं, कोई एयरफोर्स चीफ नहीं, सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्स का प्रेसिडेंट होता है अपना। ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी का जो चीफ होते हैं, नेवी के जो चीफ होते हैं, एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर वार बाई कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, अगर कल होके वार हो गया किसी के देश, 2 देश के बीच में, तो जैसे हमारा अगर वार हो जाता है पाकिस्तान के बीच में, तो पार्लियामेंट के कंसेंट के बाद इंडिया में प्रेसिडेंट ही वार को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो ये मिलिट्री पावर होती है इनकी। सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्सेस के अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ही कैन डिक्लेयर वार बाई कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। इमरजेंसी पावर कुछ होते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगाना देश में, प्रेसिडेंट रूल लग जाना किसी भी, अगर कहीं का चीफ मिनिस्टर रिजाइन दे देते हैं या कुछ दिन तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं होती, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है,
तो आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 के अंतर्गत आता है। या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना देश में, वो आर्टिकल 360 के अंदर प्रेसिडेंट लगाते हैं। या नेशनल इमरजेंसी लगाना आर्टिकल 352 के तहत। तो एक लाइन में एक क्वेश्चन बनता है, हेड ऑफ द इंडियन यूनियन किसको बोलते हैं? तो हेड ऑफ द इंडियन यूनियन होता है प्रेसिडेंट हमारा, ठीक है। हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, यूनियन मतलब पूरा स्टेट और सेंटर मिला के। हम लोग सेंटर में बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन पूरा यूनियन जो कि हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं ना हमारे देश को, तो पूरे के पूरे हेड ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि प्रेसिडेंट को बोलते हैं भी फर्स्ट पर्सन ऑफ अ कंट्री। तो हेड ऑफ इंडियन यूनियन हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो आज मैंने आप लोगों ने देखा प्रेसिडेंट का लेक्चर पूरा कवर किया, प्रेसिडेंट क्या है कैसे हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, एक एक करके स्लाइड पढ़ के नोट्स भी बना लीजिएगा। आगे हम लोग प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ेंगे और भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, पूरा का पूरा पॉलिटिकल लेक्चर मैं कवर करूंगा। तो धन्यवाद। इसका एडुकेयर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे का भी जो भी पॉलिटिकल लेक्चर है वो आए तो आप लोग उसको देख पाए, नोटिफिकेशन आप लोग को मिले कि हाँ इसका लेक्चर आ गया है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।